नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं मैं, और इस न्यूज़ का काफ़ी दिन से सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं हर तरह की बात आपको यहां बताने वाला हूं, कैसा आपका पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पे। तो पहले बात शुरू कर देते हैं, जो DRDO है वो है क्या एक्चुअल में। तो आप सबको पता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। और सेप्टम की तरफ से इसमें वैकेंसीज़ आती थी, तो सेप्टम की अपनी सीरीज़ चलती थी। सेप्टम 9 इसका आया था लास्ट ईयर, हम लोग ने देखा था, और अब इस बार आया है सेप्टम 10। दोस्तों, जो जितने भी बच्चे हैं ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों ये परमानेंट जॉब होती है और एक अच्छे लेवल की जॉब होती है, जिसमें कि आपको कैंटीन फैसिलिटी से लेके बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं सेप्टम 10 में एक्चुअल में कौन कौन सी पोस्ट है। तो दोस्तों, जो पहला है आपका डिप्लोमा होल्डर के लिए, जिन भी कैंडिडेट ने हमारे डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA B। नॉन गेस्टेड पोस्ट है दोस्तों, लेकिन ग्रुप B की पोस्ट है ये। तो 4200 लगभग इसकी जो है आपका ग्रेड पे तो रहेगा। अब इसमें हम बता देते हैं ग्रेजुएट वाले भी होंगे कुछ पोस्ट, और कुछ पोस्ट आपकी दोस्तों डिप्लोमा के लिए है। अच्छी बात क्या है कि परमानेंट जॉब होते हुए भी इसमें किसी तरह का ना एक्सपीरियंस मांगता है, ना किसी तरह की अप्रेंटिसशिप मांगता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए और STA ग्रेजुएट वालों के लिए, मतलब STA के लिए। तो STA में दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो ऐसे आपकी कई सारी यहाँ पे ट्रेड दी हुई है। मैं इसका आपको PDF दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बंदे हैं, मतलब जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो है जॉब आई है। तो टोटल STA के लिए 46 है, रिजर्व्ड है। अगर आप कैटेगरी A से हो तो आपके 12 होंगे, जिसमें कि आपका विजुअल हैंडीकैप वगैरह आते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड आते हैं। कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, ऐसे तरह तरह का है। 3 बैकलॉग वैकेंसी आपकी ऐड की गई है दोस्तों, जो पिछले साल भर नहीं पाई थी, ठीक है। यहाँ पे और बता देते हैं, कुछ पोस्ट के लिए BSc मांगा है, जैसे कि आपका देख सकते हो BSc और डिप्लोमा आपका मांगा है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस वालों के लिए दोस्तों बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से IT से डिप्लोमा किया है तो वहाँ पे BSc वाले भी आएंगे, ठीक है, और डिप्लोमा वाले तो ऑब्वियस सी बात है आ ही रहे हैं। MCA वाले भी आ जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे BCA वाले भी आ जाएंगे। तो सॉरी, MCA BCA नॉट एलिजिबल, सॉरी दोस्तों, सॉरी, MCA BCA यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, लेकिन BSc एलिजिबल है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अब हम बात कर लेते हैं ITI के बारे में, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें जो ITI को लेके भी हमें चलनी पड़ेगी। तो ITI के भी इसी वीडियो में हम बना देते हैं वीडियो, ताकि ज़्यादा लंबा ना खींचे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। तो ITI वालों की बेसिकली लेवल 2 की जॉब है आपका 1900 ग्रेड पे। यहाँ पे जॉब का जो पे है वो रहने वाला है। बेसिक आपका 19,900 सैलरी बनेगी, बाद में वो बढ़ के और ज़्यादा 30+ चली जाती है। इसी तरह से दोस्तों हम इसमें भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लेवल 6 की जॉब होने वाली है, तो बेसिक आपका 35,400 बनेगा, और उसके बाद जो है आपका बढ़ के और ज़्यादा सैलरी लगभग जो है आपका 50+, 60+ हो जाता है। ये हमने बात कर ली कि पे स्केल क्या रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की दोस्तों। तो एज लिमिट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ITI बेस भरना चाह रहे हो टेक्नीशियन के लिए, जो कि ग्रुप C नॉन गेस्टेड है, तो उसमें दोस्तों जो है 18 साल से 28 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। और SC ST OBC और हैंडीकैप के जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या एक्स सर्विसमैन के जो हैं, या विडो हैं, तो इन सबको जो है दोस्तों क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलना है, जितना भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिलता है। इसी तरह से हम डिप्लोमा की भी सेम एज क्राइटेरिया है, 18 साल से लेकर 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। डिप्लोमा की मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया आपको, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की पर्टिकुलर आपका यहाँ पे देखिए लिखा भी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट EQR। नेक्स्ट हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं दोस्तों ITI के लिए। तो ITI में देखिए आप ऑटोमोबाइल है, बुक बाइंडर है, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मिल राइट मैकेनिक, तो कई तरह की यहाँ पे ट्रेड आपको दी है। यहाँ तक फोटोग्राफर तक का जो है DRDO दोस्तों भर्ती करता है। और RAC की भी है, सीट मेटल वर्कर, जो कि बहुत रेयर ट्रेड है, बहुत ज़्यादा रेयर है, उसकी भी यहाँ पे आपको जो है दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपको हम बता देते हैं दोस्तों, तो जो आपका कोड ऑफ पोजीशन स्टेशन है, तो वो आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, सब तरह तरह के आपके हैं। और दोस्तों जो PWD कैटेगरी के हैं, तो अगर कैट A की बात कर लूँ तो उसमें जो ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं। और कैट B में दोस्तों डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले आते हैं, मतलब जिनके जो सुनने में प्रॉब्लम होती है वो। कैट C के हिसाब से दोस्तों कैटेगरी C में लोकोमोटर वाले आते हैं आपके। और नेक्स्ट आपका जो लोकोमोटर के अलावा भी जो आपका आता है जो भी मतलब एसिड अटैक विक्टिम या ये सब काफ़ी आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा अगर आप हैंडीकैप हो।
कैटेगरी डी में दोस्तों ऑटिज़म वाले आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले आते हैं। इनकी बेसिकली जो आपका मतलब समझिए कि मेंटल इलनेस वाले आते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाली है, ठीक है। जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले हैं दोस्तों वो कैटेगरी ई में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों, तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहने वाला है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया, लेकिन नेशनलिटी दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करती है। अगर आप इंडियन हो तभी भर सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या पीएसयू में हो या ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से जुड़े हुए हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपना पेश नहीं करते हो और बाद में अगर डीआरडीओ को ये बात कहीं से पता चलती कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, तो डीआरडीओ आपका जो कैंडिडेचर है वो बिल्कुल रद्द कर देता है, ठीक है। यहाँ पे और दोस्तों बात करें अगर फॉर्म की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो दोस्तों 3 सितंबर से आने वाला है सुबह के 10 बजे से, और 23 सितंबर को शाम के 5 बजे तक यहाँ पे आपका जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एसटीए अगर आपके पास डिप्लोमा भी है और आईटीआई भी है तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, पूरा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बहुत मेन टॉपिक है, बहुत मेन पॉइंट है, तो मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट जरूर लगेगा, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का, और अगर ओबीसी हो दोस्तों तो उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का होता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट वाले बहुत ध्यान दो, वरना अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का लगा दिया तो आपका जो है वहाँ पर कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थिता जो आती है आपकी वो रद्द कर दी जाएगी। फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो आपकी जो है नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी, मतलब 100 होगी, ये किसी भी तरह से रिफ़ंड नहीं होगी। देन आपका अगर आप जैसे कि सपोज़ दैट आप हैंडीकैप हो या आप एससी हो, एसटी हो, तो आपको जो है यहाँ पे, या एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी तरह की फ़ीस नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट हम आपको दोस्तों बता देते हैं एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ के बारे में। तो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ इनके काफ़ी मतलब मेन सिटी दिया है, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, ऐसे करके लखनऊ भी आपका, लेह, मुंबई, कोलकाता, कोची, कानपुर, जोधपुर, जम्मू, जयपुर, जबलपुर, ईटानगर, इम्फाल, हैदराबाद। मतलब बेसिकली आपको जो चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से आते हो, कहीं से भी आते हो, आपको सेंटर जो है वहाँ तक प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए जैसे सिलीगुड़ी तक का है, सिलीगुड़ी भी है, साउथ में विजयवाड़ा भी है। तो ऐसा कोई कैंडिडेट अपने घर वालों से बहाना नहीं। यहाँ तक इन्होंने अंडमान निकोबार के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी पोर्ट ब्लेयर एक सेंटर बना के रखा है। गोवा में पणजी आपका है, और नासिक तो है ही, नागपुर तो है। महाराष्ट्र में काफ़ी सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, बिहार में भी मिल जाएंगे दोस्तों, और मध्य प्रदेश में आपको 2 से 3 सेंटर मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर तो बेसिकली रहने वाला है। यूपी में आपका दोस्तों गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, और आपका ये लखनऊ हो गया। तो 3 सेंटर, और क्या पता इससे ज़्यादा हो, तो 3-4 सेंटर तो आपको यहाँ पे भी, आगरा हो गया, तो 4 सेंटर तो आपको यूपी में भी देखने को मिल रहे हैं। कंपटीशन दोस्तों बहुत टफ होने वाला है काफ़ी। पिछली बार को देखा जाए अगर मेरिट को, तो पिछली बार काफ़ी मेरिट जो है वो हाई गई थी। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो अगर एसटीएबी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे टायर 1 होगा आपका, जो कि स्क्रीनिंग होगी। टायर 2 होगा दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो टायर 1 है वो स्क्रीनिंग के लिए है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो टायर 2 के हिसाब से होगा। टेक्नीशियन में मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो पहले आपका टायर 1 सीबीटी होगा, देन टायर 2 के नाम पे जो है वो आपका स्किल टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं, बस वो क्वालिफाइड नेचर का होता है दोस्तों। और जो आपके मार्क्स हैं वो टायर 1 के अकॉर्डिंग ही जो है जितने भी नॉर्मलाइज वगैरह होते हैं, तो फाइनल मेरिट आपकी टेक्नीशियन में दोस्तों ध्यान से समझो टायर 1 के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है अगर बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस की, तो एसटीएबी में जो आपका सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग के लिए आएगा, मतलब जो इसमें स्क्रीनिंग के लिए है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों टेस्ट कॉमन ऑफ ऑल पोस्ट कोड, तो सारे पोस्ट कोड के लिए एक ही जैसा आना है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे साइकोलॉजी हो, कोई भी हो। उसके बाद इसमें देखिए आप यहाँ पे क्वांटिटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स आएगी आपकी, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, और जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जो कि आपकी बेसिक नॉलेज बेस होगी, और जनरल साइंस यहाँ पे आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 120। ड्यूरेशन दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम की है वो 90 मिनट रहने वाली है। जो भी हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे पे 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अगर आपका CBT 2 जो है वो तो आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बात कर ले दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी कैंडिडेट हो तो 40% मतलब 100 में 120 का जो भी आपका 40% बनेगा उतना आपको लेके आना है। नेक्स्ट यहाँ पे 35% जो है वो SC/ST के लिए रखा गया है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, नो नंबर ऑफ़ वैकेंसी नंबर ऑफ़ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, तो ये कितना गुना बुलाएंगे यहाँ पे ये आपका बोला है कि भाई ये तो वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। फिर प्रोविजनली सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है। टायर 2 में लगभग 40% तो आपके होने ही होने चाहिए अगर आप UR या मतलब OBC हो, और अगर आप SC/ST हो, PWD हो तो 35% आपके होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको बता देते हैं हम मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन जो आपका इधर पे है, जो आपका टेक्नीशियन ए के लिए है। तो टेक्नीशियन ए के लिए दोस्तों क्वांटिटिव एबिलिटी आ जाएगा और आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ जाएगा, मतलब मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी और GK GS आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा। जो बेसिक नॉलेज क्वेश्चन होंगे जो 40 होने वाले हैं आपके इस बार। और जो आपके स्पेसिफिक ट्रेड के, जैसे आप फिटर से हो या शीट मेटल वर्कर से हो या कोपा से हो, तो उसके क्वेश्चन 80 रहने वाले हैं। तो टोटल 120 नंबर का आपका रहेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। जो भी हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको जो है यहाँ पे 40 मिनट टोटल मिलने वाले, मतलब 1 घंटे पे 20 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों दूसरा क्वालिफाइंग नेचर का मैंने आपको बताया, तो क्वालिफाइंग नेचर का है तो बस उसको आपको क्वालिफाई करना और CBT 1 बेस्ड टेक्नीशियन में आपकी जो है वो बन जाएगा, मेरिट फाइनल मेरिट बन जाएगी। तो 2 घंटे का आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं और कुछ बातें अगर हम लोग को इम्पोर्टेंट लगती है तो। बाकी इन्होंने यही बोला है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चुना जाता है जब भी कोई सेम होते हैं, या डेट ऑफ बर्थ अगर जो बड़ा है तो उसको यहाँ पे लिया जाता है। ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, तो मैं भी अगर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिख सकता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी लैब्स वगैरह में जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा, तो जितनी भी DRDO की लैब है, चाहे ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो, तो वहाँ पे आपको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जाएगी। स्क्राइब से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे है और स्कोर से रिलेटेड है। तो जो भी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बंदे हैं, मतलब जो कैंडिडेट है, वो अपने साथ एक बंदा लेके जा सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिफ़िकेशन के एक कम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए स्क्राइब की। मतलब अगर वो ITI किया है तो जो दूसरा बंदा है उसकी कम से कम 10th या 8th होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी बात बता दी है। ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको इसके रिगार्डिंग रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।